हाय एवरीवन, दिस इज टिम्सी। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 क्लास 9 का, जो कि है द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें अगर हम विलेज पालमपुर की, तो पालमपुर विलेज वेस्टर्न हिस्से में पड़ता है उत्तर प्रदेश के। इसके पास ही में एक इससे थोड़ा बड़ा गाँव है जिसका नाम है रायगंज। साथ ही साथ में एक टाउन है जिसका नाम है शाहपुर। अगर हम बात करें यहाँ के लोगों की, तो लगभग 450 फैमिलीज यहाँ रहती हैं, जिसमें से 80 फैमिलीज आती हैं अपर कास्ट में। वहीं 1/3 फैमिली बिलोंग करती हैं लोअर कास्ट से। 1/3 मतलब लगभग 150 के आसपास जो फैमिलीज हैं वो बिलोंग करती हैं लोअर कास्ट से। बात करें अगर हम गांव की, तो गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, साथ ही साथ में एक प्राइवेट डिस्पेंसरी भी है। जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो चलाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। अगर बात करें हम स्कूल्स की, तो 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं, साथ ही साथ में एक हाई स्कूल है। लोगों की बात करी जाए तो यहाँ के लोगों की जो मेन एक्टिविटी है वो है फार्मिंग, जो कि इंडिया के हर गांव में फॉलो करी जाती है। साथ ही साथ में कुछ अदर प्रोडक्शन एक्टिविटीज भी इस गांव में होती हैं। अगर बात आती है प्रोडक्शन की, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या मेन एम है प्रोडक्शन का और हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं प्रोडक्शन के लिए। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हमारा कुछ ऐसा ही है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो जो मेन एम है प्रोडक्शन का इज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि हमें चाहिए होती है अपनी डेली लाइफ में। कोई भी चीज प्रोड्यूस करने के लिए जो बेसिक 4 रिक्वायरमेंट्स हैं, चलिए उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो बात आ जाती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की। सबसे पहली चीज लैंड। अगर आप फार्मिंग भी कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए होगी वो होगी जमीन। साथ ही साथ में हमें कुछ अदर नेचुरल रिसोर्सेज भी चाहिए होंगे, जैसे कि पानी, फॉरेस्ट और मिनरल्स। डिपेंड करता है कि हम क्या चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं। वहीं बात करें अगर हम सेकेंड पॉइंट की, जो कि है लेबर, तो लेबर जो है वो हमारी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक लेबर वो आ जाती है जो हाईली एजुकेटेड वर्कर्स हैं। ऑफिस की अगर बात करें तो हमें वहां पर हाईली एजुकेटेड बंदे चाहिए होते हैं। वहीं अगर हम बात करें फार्मिंग में, तो वहां पर मैनुअल वर्क करने के लिए भी हमें वर्कर्स चाहिए होते हैं। तो चलिए आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पर, जो कि है फिजिकल कैपिटल। कैपिटल से ही हमारे समझ में आ रहा है कि मनी, जो कि हमारा आता है वर्किंग कैपिटल में। वर्किंग कैपिटल में बेसिकली 2 चीजें आती हैं, एक है रॉ मटेरियल और दूसरा है मनी। तो वहीं अगर हम बात करें फिक्स्ड कैपिटल की, तो इसमें आ जाते हैं टूल्स, मशीन्स और बिल्डिंग्स। और नेक्स्ट आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, जो कि है फोर्थ फैक्टर, नॉलेज एंड एंटरप्राइज। देखिए, हमने फैक्ट्री लगा ली, मशीन्स भी लग गई, रॉ मटेरियल भी है, लेबर भी है, सब कुछ हो रहा है, पर उस पूरे प्रोजेक्ट को चलाने के लिए हमें चाहिए होगी नॉलेज, एक पूरा प्लान, जो कि हमारा आ जाता है फोर्थ फैक्टर में, नॉलेज एंड एंटरप्राइज। अब हम इन सभी चीजों को रिलेट करके देखेंगे अपने गांव से, जो कि है पालमपुर। तो पालमपुर में हमने देखा था फार्मिंग है मेन एक्टिविटी। फार्मिंग की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें उसके लिए चाहिए होती है लैंड। और जो पहला पॉइंट है हमारा वो है लैंड इज फिक्स्ड। क्या हुआ इसका मतलब? तो 1960 के एक्ट के बाद कोई फर्दर एक्सपेंशन नहीं किया जा सकता था लैंड एरिया के अंदर, जो कि कल्टीवेशन में आती है। तो लोगों ने क्या किया, जो वेस्ट लैंड्स थी उनको कन्वर्ट कर लिया कल्टीवेबल लैंड में। पर इसके अलावा क्या कोई ऑप्शन है फर्दर लैंड एक्सपेंशन का? जी नहीं। तो क्या कोई फर्दर स्कोप नहीं बचा फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज करने का? तो चलिए इस पॉइंट को भी हम क्लियर कर लेते हैं। तो जो सेकंड पॉइंट है हमारा वो इसी पर भी बेस्ड है, जो कि है इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या कोई तरीका है कि हम उतनी ही जमीन जितनी है हमारे पास उसी से ही मोर प्रोडक्शन कर पाए? बिल्कुल, 2 तरीके हैं इसके। एक हो गया मल्टीपल क्रॉपिंग और एक हो गया मॉडर्न फार्मिंग मेथड। पर ये है क्या? तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं हम मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में, उसके बाद में हम जानेंगे मॉडर्न फार्मिंग मेथड के बारे में। बात करें हम पालमपुर गांव की, जो कि हम पहले से ही देख चुके, पड़ता है वेस्टर्न हिस्से में उत्तर प्रदेश के। तो जो वेस्टर्न हिस्सा है उत्तर प्रदेश का, वहाँ की जो लैंड है काफी उपजाऊ है। तो यहाँ पर लोग अब स्टार्ट करने लगे मल्टीपल क्रॉपिंग का मेथड। क्या है ये मल्टीपल क्रॉपिंग का मेथड? चलिए जानते हैं। इसमें जो फार्मर होता है वो एक साल में डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स उगा सकता है, मतलब लगभग 3 क्रॉप के आसपास की खेती कर सकता है एक ही साल में। जैसे कि रेनी सीजन में उसने उगा लिया ज्वार और बाजरा, इसको ही यूज कर लिया कैटल फीडिंग में। साथ ही साथ में इसके साथ साथ चला लिया पैरेलल में पोटैटो, मतलब हमारा आलू, अक्टूबर दिसंबर के आसपास। वही विंटर सीजन में इन्होंने गेहूं की खेती कर ली। साथ ही साथ में लोग जो होते थे वो एक हिस्सा जमीन को बचा लेते थे गन्ने की खेती के लिए। वो क्यों? क्योंकि देखिए जो गन्ने की खेती होती है वो हार्वेस्ट करी जाती है सिर्फ एक ही बार साल में। तो क्या रीजन है इसके पीछे कि जो फार्मर्स है वो 3-3 क्रॉप की खेती कर पा रहे हैं एक ही साल में? अगर हम बात करें पालमपुर की, तो यहाँ पर जो इरिगेशन सिस्टम था वो काफी ज्यादा वेल डेवलप था। सबसे पहले तो जो ट्यूबवेल था वो गवर्नमेंट ने ही लगवाए थे, पर उसके बाद भी लोगों ने अपने अपने ट्यूबवेल लगवाना शुरू कर दिए। इलेक्ट्रिसिटी की भी जो व्यवस्था थी गांव में अच्छी थी। हालांकि इंडिया के हर गांव में ऐसा नहीं हो पाता है, काफी लोगों को इरिगेशन की फैसिलिटीज ही नहीं मिल पाती हैं। काफी गाँव में जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं जा पा रही है टाइम पे, प्रॉपर इरिगेशन का
सिस्टम नहीं है उनके पास। तो चलिए बात आती है अगर मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की, तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है क्या, इसको जानने से पहले हम थोड़ी सी चीजें जान लेते हैं। जो लोगों के पहले मेथड हुआ करते थे फार्मिंग के, वो क्या होते थे। तो जो 1960 तक जो सीड हुआ करते थे यूज, वो ट्रेडिशनल सीड्स थे, मतलब गेहूं जो उग रहा है उसी कोई सीड का यूज कर लिया, जिनको लेस इरिगेशन चाहिए होता था, साथ ही साथ में वो नेचुरल मैन्योर से उनका काम चल जाता था। पर जो ओवरऑल प्रोडक्शन होता था काफी कम होता था, मतलब लो ईल्ड मतलब कि एक पर्टिकुलर लैंड है, उस पर कितना क्रॉप आपका उग रहा है एक पर्टिकुलर सीजन में। सपोज आपकी जो लैंड है इतनी फिक्स है, इस पे कितना आपका जो क्रॉप है वो उग रहा है एक पर्टिकुलर सीजन में, वो हो गया हमारा ईल्ड। जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है वो अब देता है हमें हायर ईल्ड, मतलब अब जो आप इतने पर्टिकुलर पीस है लैंड का, इसी पे ही आप अब ज्यादा खेती कर पाएंगे। वो कैसे, अगर बात करें 1960s में हम वापस आ जाते हैं, तो आता है हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन। अगर ग्रीन रेवोल्यूशन की हम बात करें तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है नॉर्मन बोरलॉग। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या चीजें इंट्रोड्यूस करी गई लोगों को, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज बताया गया, HYV सीड्स आप यूज करें उसके लिए बताया गया। पर जो HYV सीड्स थे ये काफी ज्यादा पानी इन्हें चाहिए होता है, इरिगेशन ज्यादा चाहिए होता है। वही हमने बात करी थी अगर ट्रेडिशनल सीड्स की, तो उसमें लेस इरिगेशन भी काम चल जाता है, पर आखिर में जो हमारा प्रोडक्शन होगा वो इन सब चीजों से ज्यादा होगा। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड का अगर हम बात करें तो उसमें आ जाती है मशीन्स का यूज। तो पहले जहाँ एक किसान को हल लेकर खेती जोतने में 4 से 5 दिन लगा करते थे, वो अब 2 दिन में ही काम अपना निपटा लेता है। तो जो लेवल हो गया अब खेती का, अब वो बढ़ गया ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोगों ने सबसे पहले जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड था उसका यूज करना स्टार्ट किया। अगर बात करें पालमपुर की, तो जो पहले खेती हुआ करती थी 1300 किलो पर हेक्टर, मतलब जो 1300 किलो अनाज हुआ करता था 1 हेक्टर पे, अब वो बढ़ करके 3200 किलोग्राम पर हेक्टर हो गया, मतलब 2 गुने से भी ज्यादा। पर आप खुद बताइए, जब आप लैंड का यूसेज एक्सेस में करेंगे, कोई भी चीज एक्सेस में नुकसानदायक होती है, तो सेम यही हुआ ग्रीन रेवोल्यूशन में, अनाज ज्यादा मिलने लग गया, पर जो लॉस हुआ सॉइल फर्टिलिटी का केमिकल फर्टिलाइजर्स के यूसेज के बाद, वो ज्यादा हो गया। तो तीसरा पॉइंट हमारा यही है कि विल द लैंड सस्टेन, लैंड वैसे की वैसी ही रही, बिल्कुल नहीं, लैंड हमारी वैसी की वैसी नहीं रही। जो सॉइल फर्टिलिटी थी हमारी वो कम होने लग गई ड्यू टू द इंक्रीज इन यूसेज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। लोग ट्यूबवेल चला करके छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से जो पानी का लॉस हमें देखने को मिला। तो सिंपल सी बात है, हर किसी का एक्सेस में यूज जो है नुकसानदायक है। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, फायदा भी हुआ लोगों को, पर साथ ही साथ में वो काफी सारी प्रॉब्लम्स भी लेकर के आया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे पालमपुर के बारे में कुछ और चीजें। तब तक के लिए बाय बाय।